Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with our new chapter from class 12 portion, and the name of the chapter is electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential and कैपेसिटेंस। ठीक है, ये अपने इस चैप्टर का बेटा यहां पर नाम है जो मैंने यहां पर लिख दिया है। शुरू करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं यहां पर आपको बता दूं जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, अपना एक सेक्शन जो है वो पूरा कैपेसिटर चैप्टर के लिए दिया गया है, मतलब उसमें पूरा सेक्शन कैपेसिटेंस से रिलेटेड रहेगा, और एक छोटा सा पोर्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, जिसके अंदर में हम लोगों को एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करनी है। ये जो सेक्शन है ये एक अलग सा ही सेक्शन है और इनको मिला लेंगे, पूरा चैप्टर यहां पर आपका फिनिश हो जाएगा। काफी ये भी एक थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा भी है, और उसके बाद में फिर हम लोगों को जैसे जैसे सीक्वेंस चलते जाता है वैसे वैसे हम लोगों को चैप्टर्स को आगे तो फिनिश करना ही होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर को यदि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है डेफिनेटली, तभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। और यदि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्लीज उस चैप्टर को एक बार फास्ट में क्यों ना हो, बस उस चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको पढ़ लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर में परेशानी का सामना न करना पड़े, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यहां पर आप वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में से जो छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन के फॉर्मूले, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले, क्योंकि वो सारी चीजें जब यहां पर आने वाली है, देखो मैकेनिक्स के अंदर में भी हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर भी आने वाला है। इसलिए ये एक मेरा सजेशन है कि आप बेटा उस चैप्टर को भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट और वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड एंड वो जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेंगे तो आपको यहां पर थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने, मैंने एक आउटलाइन तैयार कर दी। अब हम लोग क्या बेसिक बेसिक जानते हैं, पहले वहां से शुरू करते हैं। मान के चलो आपके पास में कहीं पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, कहीं पे भी मैंने कहीं पे भी कोई भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इससे आर दूरी पर, यदि मैं इससे आर दूरी पर जाता हूं और यहां पर यदि एक मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं, देखो ये क्या है, क्यू नॉट इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारे पास में, तो हम जानते हैं इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्या ये बात हम जानते हैं या नहीं जानते? पहले तो एक बात बताओ। तो यार ये तो बोलेंगे सर ये तो कॉमन चीज है, ये तो हम लोग पहले ही सीख के आए हुए हैं। तो बोलो बस यही वही जो बेसिक चीजें जो आप सीख के आए हैं उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर आज शुरू करेंगे, और आगे धीरे 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 आगे हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने लगेंगे। मतलब सही बात है। अब यहां पर लेट्स से यहां पर एक पॉइंट और मैं कह सकता हूं, और वो पॉइंट ये है कि भैया इस चार्ज के कारण देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात भी सही है भाई? यहां पर इस चार्ज के कारण क्या सब जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? यदि मैंने इसको प्लस क्यू माना है तो भैया ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, सारी डायरेक्शन में हम लोग क्या इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आ रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस क्यू नॉट चार्ज के टेस्ट चार्ज को यदि मैं लेके आता हूं तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बराबर है? ये बात मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? सर ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगले स्लाइड पर जा रहा हूं ताकि मैं आपको और प्रॉपरली कुछ चीजों को समझा सकूं। देखो कैसे मैंने शुरू किया कुछ इस प्रकार से। भैया मैंने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया। ठीक है, मैंने यहां पर क्या मान लिया? एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से कुछ दूरी पर, यहां पर लेट्स से मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया। क्यू नॉट क्या कर लिया? टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया है। अब इस टेस्ट चार्ज के लिए
इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये बात भी मैं जानता हूं। लेट्स से इस चार्ज को देखा जाए सो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्या इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो चार्ज है आपका वो है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये क्या है आपका? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। और यदि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या ये बात तय है? बिल्कुल तय है। अच्छा, अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की मैंने बात कर दी, उस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैंने बात कर दी। अब मैं यहां पर चीजों को थोड़ा सा ये लेके आता हूं और आगे लेके आता हूं। मान के चलो यहां पर यदि मैं एक पॉइंट बोलूं तो मैं कुछ इस प्रकार से बोलता हूं, इफ वी मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in the field of plus q in the direction towards plus q, then क्या होगा यदि मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q नॉट को इस प्लस q चार्ज के फील्ड में इसी की डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कराता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। भाई एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यस और नो? बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है सर जी, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होने ही वाली है। अब यदि ये एक्सटर्नल फोर्स जो भी है मेरा, जो भी ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने बोला कि भैया लेट से एफ एक्सटर्नल जो है वो अप्रोक्सीमेटली एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग बराबर हैं। इसका मतलब यह है कि भैया जब आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर में सरका रहे हो तो नेट फोर्स इन सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स इन सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स इन सिस्टम इज जीरो। इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ क्यू नॉट इज जीरो। इसका तात्पर्य यही है ना, नेट फोर्स इन द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगभग बराबर लगा दिया है ताकि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। और सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है मतलब सिस्टम पे नेट एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि भैया इसका मतलब ये है, इट इंप्लाइज क्यू नॉट इज मूव्ड विद इनफाइनाइटेसिमली स्टेप्स। इनफाइनाइटेसिमली, ओके एक सेकेंड, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स, या फिर मैं बोलूंगा इनफाइनाइटेसिमली कांस्टेंट स्पीड। क्या ये बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को? सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, वो अभी तक हम लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा है, ताकि हम लोग समझें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि आपने कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही आप इसे मूव करा रहे होंगे, और जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगेगा। अरे भैया सही बात है कि नहीं? एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगेगा। मैंने माना कि यदि ऐसा हो जाए कि ये जो चार्ज है ये छोटी सी एक डिस्प्लेसमेंट कर दे यहां पर डी आर, ठीक है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको मिल जाए डी आर, तो उस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या ये बात सही है?
अरे बोलो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स यदि मैं लिख रहा हूं तो मैं यहां पर क्या एफ एक्सटर्नल का वर्क डन लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? तो आप लिखेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो। आपने बोला सर सही है सर यहां तक। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों सही है? मतलब दोनों सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है? आपने बोला दोनों सेम डायरेक्शन में। अब यदि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन है वो किस फील्ड में है, किस फील्ड में है, तो आप बोलोगे ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक्सटर्नल फोर्स आपका वर्क डन कर रहा है। और ये जो फोर्स है बेसिकली यदि आप देखो तो एफ एक्सटर्नल जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण कैन आई राइट लाइक दिस एफ एक्सटर्नल वेक्टर बराबर माइनस टाइम्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यस और नो? अरे बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? तो आपने बोला सही बात है। और यदि आप ऐसा लिख देते हो तो ऐसा लिखने से क्या होगा? तो ऐसा लिखने से होगा ये कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन। अब देखो एफ ई डॉट डी आर बन जाएगा, ठीक है, एफ ई डॉट डी आर बन जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें यहां पर मैंने खत्म कर ली हैं। अब यहां पर आता है भैया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो माना कि किसी समय उनके बीच की डिस्टेंस को यदि मैं आर मान लूं, लेट्स से द डिस्टेंस at any instant between them is r, then electrostatic force will be written as k q naught upon r square। k q naught upon r square will be the electrostatic force। तो उस केस में आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस इंटीग्रेशन k q naught अपॉन r square डॉट डी आर। यहां से इंटीग्रेशन करने के पश्चात वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो आएगा कितना? माइनस के क्यू नॉट इंटू माइनस का 1/r। सो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है के क्यू नॉट अपॉन आर। एंड दिस एक्सटर्नल वर्क डन, ये जो आपका एक्सटर्नल वर्क डन आ रहा है, दिस विल बी stored in form of potential energy of system। क्या ये बात सही है भैया? आपका ये जो फील्ड है, ये जो यहां पर जो फील्ड है वो कैसा फील्ड है? ये है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। याद कीजिए, इसीलिए मैंने आपको बोला चैप्टर शुरू करने से पहले ही बोला कि भैया चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर में से वो थोड़ा सा वो पार्ट पढ़ लेना और थोड़ा सा क्या पढ़ लेना, थोड़ा सा क्या पढ़ने को बोला था मैंने? थोड़ा सा बोला था कि आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लीजिए। सो ये कहानी यहां पर बनते हुए नजर आ जाएगी। सो ओवरऑल मैं फाइनली ये कह सकता हूं कि फाइनली यदि मुझे इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में डालना है तो मैं कह सकता हूं कि लेट से एक चार्ज है आपके पास में Q1, एक चार्ज है आपके पास में Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि किसी समय r है, सो दे आर फॉर्मिंग अ सिस्टम। ये क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग अ सिस्टम। और ये जो सिस्टम बना है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी जिसे मैं U से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, विल बी रिटन एज K Q1 Q2 अपॉन R12। R12 का मतलब है 1 और 2 के बीच की दूरी जिसे मैंने स्मॉल r ही माना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? K Q1 Q2 अपॉन R12। अच्छा ये K क्या है मालूम है ना? यदि ऐसा नहीं मालूम है तो मैं इसे डिटेल में लिख देता हूं बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। बस यहां पर एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखने की बात है? वो ये है कि while using this formula always put the charges along with the sign। क्या लिख रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? बात पकड़ में आई? मैंने बोला while, इतना क्यों लिख रहा हूं मैं? सॉरी, छोटा शॉर्टकट कर देता हूं इसको। use charges along with
साइन, मतलब जब आवेशों का प्रयोग जब आप यहां पर करोगे, जब चार्जेस की वैल्यूज को पुट करोगे, तो आपको क्या करना है, चार्जेस के साइन को भी लेना है। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का कारण क्या है, कोई कारण तो आप हमें एक्सप्लेन कीजिए ना, तभी तो हम लोग मानेंगे। तो भैया देखिए समझ में आ जाएगा आपको भी, जरा देखिए, यदि यहां पर ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो क्या होता था भैया, तब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होता, बराबर है। तो आपके एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम ही डायरेक्शन में हो जाते, मतलब वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही चल रहा होता। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले बात को पकड़िए। यदि ये बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास में ये सब सिस्टम बना है। अब यहां पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा मान के चलिए, कितने सवाल बना लोगे, जितने चाहिए उतने सवाल बना लो। जैसे सबसे सिंपल सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे सिंपल सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे Q3 चार्ज है। ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है ए ही होगी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही हम लोग हमेशा करते हैं। सो सवाल बनेगा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अब जरा ध्यान रखना बेटा, ये पहला सवाल है, एकदम सिंपल है, बेसिकली तो फॉर्मूला ही बन जाएगा और कुछ नहीं बनने वाला है इसमें। तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय क्या सावधानी रखनी है। तो सावधानी आपको ये रखनी है कि भैया देखो, मैंने सब कुछ Q1 Q2 Q3 के फॉर्मेट में दिया है, और यदि सब कुछ Q1 Q2 Q3 के फॉर्मेट में है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31। मतलब ये है बेटा कि सारे चार्जेस के पेयर्स को लेना मत भूलना, नहीं तो पता लगा किसी पेयर को यदि आप भूल गए यहां पर तो परेशानी हो जाएगी। किसी भी पेयर को भूलना नहीं है। अब मैं Q1 Q2 Q3 कुछ भी दे सकता हूं, बात समझ में आ रही है, कुछ भी दे सकता हूं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बनेंगी ये कैसे पता लगेगा, इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा। पहले इसमें देख ली, तीन चार्जेस का सिस्टम बनाया तो मेरे पास में तीन टर्मिनोलॉजीज आ रही है। कितनी आ रही है, तीन टर्म्स आ रही है, जिसे आप चाहें तो लिख सकते हैं U बराबर K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन A प्लस का बेटा K Q3 Q1 अपॉन A। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? सर ये तो सिंपल सवाल था। इसमें आपको जो सवाल दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे, इसमें Q1 Q2 Q3 जो मैंने लिखा है उसकी जगह आपके पास में अलग अलग चार्जेस दिए रहेंगे। जैसे 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस रख दिए, 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस रख दिए, 3 माइक्रोकूलम के चार्जेस रख दिए, सवाल बन गया। साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर दे दी, 1 माइक्रोमीटर दे दी, 2 माइक्रोमीटर दे दी, 10 माइक्रोमीटर दे दी, ऐसे साइड लेंथ दे देगा। लो भाई 10 सवाल बना लो, इसमें क्या दिक्कत है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हाँ याद क्या रखना है, साइन ऑफ चार्जेस, साइन को मत भूलना बस। यदि साइन को भूल गए तो मान के चलिए रायता फैल जाएगा। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल जो करते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। ये है आपके पास में, अब ठीक है, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है। ये मैंने चार्जेस रख दिए Q1 Q2 Q3 और Q4। मैं चाहता तो इसकी जगह वैल्यूज भी पुट कर सकता हूं, लेकिन आपको वैल्यूज से बचा रहा हूं मैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को यूज कर रहा हूं। बोलो फटाफट कैसे करेंगे, क्या वैल्यूज आएंगी, कितनी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, वो भी आपको बताना है। तो भैया देखो, हमेशा हर एक का पेयर बनाना है, इसको नहीं भूलना है। पेयर बनाने में गलती कर दी आप लोगों ने तो मान के चलिए कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे। U बराबर आएगा, देखो क्या, K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K, देखो पहले Q1 के साथ में सबका बना लीजिए जिससे आपको आसानी रहेगी। Q1 Q3 अपॉन, अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, गलती मत कर देना, ये आएगी √2a
प्लस के Q1 Q4 अपॉन ए। सही है क्या? देख लीजिए Q1 Q4, Q1 का 2 3 4 सबके साथ में पेयर बन गया, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ, प्लस का के Q2 का पेयर बनाना चालू करना है, तो 2 का 1 के साथ में ऑलरेडी बन चुका है तो वापस मत ले लेना, नहीं तो एक ही स्टेप डबल हो जाएगा। 2 का 3 के साथ में बचा हुआ है तो Q2 Q3 अपॉन ए, प्लस का 2 का 4 के साथ में तो के Q2 Q4 अपॉन ये वाली डिस्टेंस देखिए कितनी आएगी, तो ये भी आएगी √2a, तो आप लिखोगे यहां पर √2a। और कुछ बच गया है क्या? यस बच गया बेटा, 3 वाले का लेना है, तो प्लस में लिखोगे के Q3, 3 का 1 के साथ ऑलरेडी बन चुका है, देखिए 3 का 2 के साथ ऑलरेडी बन चुका है, तो 3 का 3 के साथ तो बनेगा नहीं, 4 के साथ में आएगा और ये डिस्टेंस आएगी a। सो 3 का भी सबके साथ में हो चुका है, 4 का ऑटोमेटिकली सबके साथ में हो जाता है। देख लीजिए बेटा, 4 का 1 के साथ में, 4 का 2 के साथ में, 4 का 3 के साथ में। सो ओवरऑल स्टेप्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने बन गए? 6 स्टेप्स बने हैं। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स आती हैं वो कितनी आती हैं। कई बार ये मतलब शंका हो सकती है या सवाल भी हो सकता है। तो ये आता है बेटा NC2, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये है NC2। मतलब मैं सिंपल सी बात बताऊं, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों को NC2 समझ में आया होगा, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले नहीं है उनके लिए मैं बता दूं n इंटू n-1/2। मतलब क्या, 4 चार्जेज हैं तो n की जगह 4 रखिए, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 6। 3 स्टेप्स हो गए। इधर आ जाइए, 3 चार्जेस थे तो 3 इंटू 3-1 कितना आ गया? 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स 3 हो गए। अच्छा, 5 चार्जेस का सिस्टम होता तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 स्टेप्स आपको लिखने पड़ते थे, तब आपका पूरा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बन के आती थी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं? चलो मैं आपको एक डिफिकल्ट सवाल आपके लिए देता हूं। कई लोगों ने तो पेन पेंसिल वैसी रख दी होगी, डिफिकल्ट बोल दिया मतलब अब तो हमसे होना ही नहीं है, अब तो हमसे होना ही नहीं है। तो सवाल यह है कि कैसे करोगे। सवाल क्या है पहले तो वो सुनिए, जब तक सवाल ही नहीं पता तो कैसे करोगे। सवाल यह है 3 आइडेंटिकल charges, 3 identical charges of charge q and mass m देखो 3 आइडेंटिकल चार्ज लिए मैंने, जिनका चार्ज कितना है? q है, मास कितना है? m है। आर प्लेस्ड at vertices of इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो जरा डायग्राम में यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यहां पर प्लस क्यू रखा है, यहां पर प्लस क्यू रखा है और यहां पर भी प्लस क्यू रखा है, आइडेंटिकल है। इस ट्राइंगल की साइड क्या है बेटा? ए है। ठीक है, अब जरा यहां पर थोड़ा सा समझिए, मैं क्या क्वेश्चन बना रहा हूं उसको मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? आप बोलोगे रिपल्शन। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो आप बोलोगे रिपल्शन। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये तो दूर भागेंगे। ये कहां भागेंगे? दूर भागेंगे। ये दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब सही बात है। तो अब सवाल ये है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ चार्जेस, व्हाट विल बी, सवाल को ध्यान से सुनिए, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ चार्जेस। अब किसी भी एक चार्ज की बता दोगे तो सबकी सेम आने वाली है। व्हेन सेपरेशन बिकम्स 2a। अच्छा सवाल है, करने की कोशिश कीजिए। हो पाया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हो पाया तो हम तो यहां पर है ही हैं। ठीक है, बोलो कैसे करोगे? व्हाट विल बी योर अप्रोच? यहां पर
यहां पर चाहिए तो एक लाइन ऐड कर लीजिए, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंसीडर्ड। ओनली, हालांकि एग्जामिनर देगा नहीं भी देगा तो भी सिंपल सी बात है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंसीडर्ड। ठीक है, इसका प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा वो तो सर हमें नहीं पता, मैं कब बोल रहा हूं कि आपको पता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन अब सवाल को समझिए और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये देखिए क्या आप इस सवाल की भूमिका को पहचान पा रहे हैं, मतलब ये सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है। कई लोग तो सोच रहे हैं अभी तो पढ़ाया लिखा है तो कुछ है नहीं, अरे कुछ पढ़ाया है क्या? अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनवा दिया, उस पर 2-3 सवाल करवा दिए, ये अचानक से सवाल बीच में कहां से आ गया? तो भैया ये है आपका रिकॉलिंग, जो मैंने चैप्टर के शुरू होने से पहले ही बोला था कि आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को रिकॉल करना है, पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है, तभी आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। समझ में आया सर? समझ में भी तो अभी भी नहीं आया। तो भैया देखो यहां पर क्या बोला गया है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंसीडर्ड। ओके, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे मानना नहीं है, और वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बच्चा है, चुल्लू भर, नेगलेक्ट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरी बात यह है कि देखो इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये दोनों भाग रहे हैं, इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये दोनों भाग रहे हैं, और इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये दोनों भाग रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में मोशन हो रही है, और यदि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में मोशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। और यही वो कहने की कोशिश कर रहा है आपसे इनडायरेक्टली, भैया जी टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बात समझ में आई? अरे सर ये तो हम लोग कर लेते थे। अब बोलो कितने स्टूडेंट अब कर सकते हैं इस सवाल को? फटाफट बताओ, अब कितने स्टूडेंट इस सवाल को कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि अब भी नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल आगे हो ही रहा है। देखो इनिशियली उनको मैंने देखो क्या रखा है, आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड, इसका मतलब यह है कि इनिशियली ये सब कहां पर है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। बताओ ये सब तीनों एक जैसे चार्जेस, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो मैं लिख दूंगा 3 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन A, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यदि आप नहीं समझ पाए इसको तो बेटा अलग अलग निकाल लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये देखो ये m मास वाला है, ये भी v रफ्तार से चलेगा, जब देखो ये बड़ा बन जाएगा ना, ये ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, मतलब ये वाला 2a हो जाएगा, ये वाला 2a हो जाएगा, ये वाला 2a हो जाएगा, तो ये यहां पर जो रखे हुए हैं ये v रफ्तार से चलेंगे। ये क्या खुल गया? हाँ, ये वाला भी v रफ्तार से चलेगा, इसका मास m है तो ये v रफ्तार से चल रहा होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसकी हाफ mv स्क्वायर और इसकी भी हाफ mv स्क्वायर, तो मैं कहूंगा 3 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? तो आप लिखोगे 3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो सही है भैया? एक की लिखोगे तो KQ इंटू क्यू अपॉन 2a, तीनों की लिखनी है तो 3KQ स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या अब आप इस सवाल की भावना को पकड़ पाए हैं? यदि अब इस भावना को आपने पकड़ लिया है तो बस कैंसलेशन कर दीजिए, 3 3 3 कट जाएगा, ये KQ स्क्वायर a इसमें से इधर जाएगा तो क्या होएगा बोलो फटाफट से? आधा KQ स्क्वायर अपॉन a बचेगा, मतलब आपके पास में बचेगा हाफ KQ स्क्वायर अपॉन a बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ से हाफ भी कट जाएगा तो v बराबर कितना आएगा? k अपॉन एम ए का अंडर रूट इंटू क्यू। क्या ये स्पीड निकल के आ रही है आप लोगों के पास में? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस ऑप्शन को, अंडर द रूट ऑफ KQ स्क्वायर अपॉन एम ए। याद रखना ये ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए स्पीड है। ए क्या है? स्पीड है, सॉरी ए इज द साइड लेंथ है और v हमारी स्पीड है, ए इज द साइड लेंथ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें टाइम वगैरह मिलाकू मैं, टाइम वगैरह यदि मैं मिला दूं तो क्या मैं काइनेमेटिक्स को भर भर के डाल सकता हूं इसमें?
बिल्कुल डाल सकता हूं। अरे डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूं। लेकिन मेडिकल में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। यही सवाल पूछ लिया तो मान लो आधे बच्चों के प्राण पखेरु वैसे उड़ चुके होंगे, बिकॉज इट इज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो वो जानते हैं कि भैया आप लोगों से ज्यादा दिमाग नहीं लगवाना है, आपसे उतना ही दिमाग लगवाना है जिससे आप फॉर्मूले में कुछ पुट करो और कुछ सॉल्व करो। सर क्या ये सवाल पूछा जा सकता है? हाँ, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने लेवल तक पहुंच जाए। क्यों पहुंच जाए? उसका रीजन है इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, बस आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। क्या लगाया है? एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। इसके कारण हो सकता है कि वो इस सवाल की अप्रोच को मान ले और आपसे इस सवाल को पूछ ले। तो ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सवाल। एक सवाल और करवा देता हूं मैं आपको। ये है थोड़ा सा लाइक कि हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सीरीज याद है आपको? सीरीज। अरे भैया सीरीज, सर काई की सीरीज? कौन सी सीरीज? कहां की बात कर रहे हैं आप? ओ एपीजीपी। अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे कुछ नाम सुने हुए हैं आप लोगों ने? उससे रिलेटेड कोई सवाल बनाए तो कर लोगे क्या आप लोग? सर पहले बना लो तो हम लोग सोचेंगे कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारे पास में एक नंबर सिस्टम है। नहीं, इसमें बनाने में सवाल प्रॉब्लम हो जाएगी नंबर सिस्टम में। नहीं 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 नहीं, इसमें सवाल में तो अटक जाएंगे। ओके चलो ठीक है। और कुछ बनाया जा सकता है क्या? और कोई सवाल, और कोई सवाल, और कोई सवाल, और कोई सवाल तो मेरी नज़र में नहीं आ रहा है। तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का समय लगाया होगा, जिसमें हम लोगों ने सवाल को कवर किया है। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में आई है कि ऐसे टाइप के जो सवाल बनेंगे तो आराम से आप कर पाओगे या डर जाओगे? दैट इज माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, यस। तो अब जो अपने चैप्टर का नाम है, अपने चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कैपेसिटेंस चालू कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल की तरफ बढ़ने से पहले हम लोगों को एक टर्मिनोलॉजी सीखनी है, और वो टर्मिनोलॉजी है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस से आगे हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल। सर एनसीईआरटी में तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फंडा है ही नहीं। बेटा ऐसा नहीं है, दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए, आपको एनसीईआरटी में भी पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीजें मिलेंगी। ये जो इतनी सारी चीजें जो मैंने करवाई है ना, वो सवालों के थ्रू और कॉन्सेप्ट के थ्रू, वो आपके 3-4 पन्ने निकल जाएंगे आराम से एनसीईआरटी में पढ़ने बैठोगे। जब जो मैंने शुरुआत करी थी ना, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है। बस उसमें एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है कि भैया हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो क्या होगा, तो वहां पे इंटीग्रेशन में लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी से लेकर के आर तक की, सॉल्व करके वही आने वाला है। मैंने उसको डायरेक्टली बता दिया है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब वहां से आगे जब आप चलोगे तो वहां पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस यही है कि ये पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज हो सकता है थोड़ा सा पीछे वाले पन्नों पे हो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, और अगला जो पॉइंट है बेटा वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पॉइंट है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल पहले मैं देता हूं, ठीक है? ये अपना ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है, धरती है। धरती के ऊपर में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया? एक पाइप ऐसे, देखो ये पाइप ऐसे जा रहा है, ठीक है? ऐसे एक पाइप जा रहा है, ठीक है? एंड इस पाइप के अंदर में पानी फ्लो कर रहा है। इस पाइप के अंदर में पानी फ्लो कर रहा है। वाटर इज फ्लोइंग इन दिस पाइप। वाटर इज फ्लोइंग इन दिस पाइप। इस पाइप के अंदर में पानी बह रहा है, ठीक है? लिख देता हूं, वाटर फ्लोइंग, पानी बह रहा है। कहां पर? इस पाइप के अंदर में पानी बह रहा है। तो अब मेरा सवाल क्या हो सकता है बताइए? सवाल ये है, क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज द
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द पाइप, इस पाइप के अंदर में, इस पाइप के अंदर में पानी के फ्लो की डायरेक्शन क्या है। अब कई लोग है ना, बस ये मान के लो पेन फेंक के मारना ही बाकी बच गया है। कई लोग बोलेंगे सर क्या ऐसे जूनियर केजी वाले सवाल आप हमसे पूछते हैं और आप हमारी इंसल्ट करते हैं। मतलब मैंने क्या कर दिया सर? एक छोटे से बच्चे से जिसने अभी स्कूल जाना चालू किया है उससे भी आप पूछोगे तो वो भी बता देगा कि पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। क्या ये बात से सब लोग सहमत हैं? सर सहमत हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो आप बोलोगे सर जी यहां पर जो हाइट है जिसे कैपिटल एच मान लेते हैं, सेंटर पे हाइट ले रहा हूं मैं, और यहां पर जो हाइट है इसे स्मॉल एच मान लेते हैं, ये छोटी हाइट है, तो ये ग्राउंड से ज्यादा लेवल पर है और ये ग्राउंड से कम लेवल पर है। और पानी यदि अपने आप बह रहा है, पानी यदि, देखो मैंने हालांकि इसमें कुछ दिया नहीं था, अब दिया नहीं है मतलब मोटर हो है ही नहीं कहीं, तो मान लेते बिना अपने आप ही पानी बह रहा है। अपने आप यदि पानी बह रहा है तो वो पानी हमेशा अधिक ऊंचाई वाले स्थान से कम ऊंचाई वाले स्थान में जाता है। क्या बोला मैंने? वाटर ऑलवेज फ्लो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द ग्रेटर हाइट टू स्मॉल हाइट्स। पानी अपने आप जब बहता है तो वो हमेशा अधिक ऊंचाई वाले स्थान से कम ऊंचाई वाले स्थान पर अपने आप जाता है। जैसे आपके घरों में नलों में पानी आता है तो क्या वो अपने आप ऊपर तक चढ़ जाता है क्या? तो कई लोग बोलेंगे सर हमारे घर में तो प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, चढ़ जाता है। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं वहां पर पीछे एक मोटर होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पर एक पीछे मोटर होती है। अच्छा सर, मान के चलो आपसे मैं बोलूं, जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किए होंगे, जैसे मान चलो तालाब है, तालाब में पाइप लगा लो, पीछे साइड में बाल्टी रख लो, पानी भर जाएगा क्या अपने आप? अपने आप भर जाएगा? नहीं भरेगा। अब कई लोग बोलेंगे सर हम पतली वाली पाइप लगाएंगे, उससे खींचेंगे और फिर आ जाएगा। ओके। दूसरा सर यदि हम लोग बात करें तो एक कॉन्सेप्ट भी तो होता है ना सर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में, जिसे हम लोग केशिकत्व कहते हैं। सर ये क्या हो गया? ये कौन सी भाषा बात कर रहे हैं? हिंदी मीडियम, केशिकत्व समझ में आया? केशिका नली, ओके, क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी वगैरह वाले चैप्टर में समझ में आएगा कि क्यों मतलब पेड़ों में जैसे आपकी पत्तियों में पानी चढ़ जाता है, चढ़ जाता है नहीं चढ़ जाता है, तो वो एक अलग फिनोमिना है, उसको हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल पाइप काफी मोटा है, दिख रहा है आपको पाइप काफी मोटा है, क्योंकि मैं सेंटर से हाइट कंसीडर कर रहा हूं। तो बेटा पानी हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाता है। बेसिकली ये जो पानी यहां से यहां फ्लो हुआ है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। और ये आ रहा है, ये जो पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस के कारण यहां पर पानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। उसी प्रकार से इस चैप्टर के अंदर में भी हम लोग वही बातें करेंगे। यहां पर जो हम लोग बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा और यदि इलैबोरेट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट, ठीक है, यस और नो। तो इसका इस चैप्टर से क्या लिंक है? तो इस चैप्टर से लिंक है कि भैया डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल। सर ये डिफरेंस इन पोटेंशियल का लिंक समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। मान के चलो किसी एक प्लेस पर, अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा, मान के चलो यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में ऐसे प्रेजेंट है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने माना कि भैया यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस प्रकार से दे रखी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ए से बी जो बनाई हुई है, तो इसका तात्पर्य ये है कि भैया हियर एग्जिस्ट a potential difference, here exists a
पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ये लिंक है इस चैप्टर के लिए जो मैंने यहां पर आपको बताई है। अब दूसरा पॉइंट जो यहां पर आता है वो ये पॉइंट आता है कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो चैप्टर की जो हमारा जो मेन हेडिंग डाली थी हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, वो इन दोनों चीजों को लिंक करते हुए आपको यहां तक तो समझ में आई होगी कहानी। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से आगे हम लोग बढ़ेंगे कि भैया कहीं किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, और इसका पोटेंशियल एनर्जी से कोई रिलेशन है या वर्क डन से कोई रिलेशन है या क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। तो भैया देखो हम लोग सिंपल सी बात कहते हैं, और वो सिंपल सी बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन, ऐसे नहीं, वर्क डन required to move unit positive test charge between these points, मतलब जिन दो बिंदुओं के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी मीडियम विभवांतर अलग चीज होती है, विभव अलग चीज होती है, बिल्कुल सिमिलर इंग्लिश मीडियम। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी सिंपली नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, we simply need to calculate the work done required to move a unit positive test charge between these two points। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उन दो पॉइंट्स में। क्या ये बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं? यदि ये बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं तो बस यही एक सिंपल सी बात है जिसको आप लोगों ने यहां पर समझना है। मतलब ये हो गया कि मैं कह सकता हूं कि डेल्टा वी जो होगा दैट विल बी होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन ये जो है इट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला कह दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्या कह सकते हैं, और तो कुछ बचा ही नहीं, एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, लेकिन इस स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो जरा इसको मैं आगे बैक साइड में लेके जाता हूं। तो भैया एक बात समझिए, ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये बात आप जानते हैं? अरे बोलो जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो आपने बोला सर जानते हैं। तो इसका मतलब क्या मैं डेल्टा वी को लिख सकता हूं माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट? अरे बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? तो आप बोलोगे सर लिख तो सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब डेल्टा वी को लिखा जा सकता है माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन क्यू नॉट। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यू और वी में कंफ्यूज मत हो जाना, या फिर मैं एक काम करता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पीई। यस, ये वाली बात जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? यदि ये वाली बात जानते हैं तो भैया एक बात बता दीजिए, इसको मैं वापस से लिख रहा हूं, इसका रीजन समझा देता हूं, थोड़ा कलर बदल जाएगा और कुछ नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है या नहीं होता है? तो आप बोलोगे यस होता है। और यदि होता है तो इसको यदि मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो भैया जी डेल्टा वी जो आएगा आपका वो क्या आएगा, माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस डेल्टा टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट
माइनस खत्म होने पर ये बचेगा डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट, यस और नो। सो इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू द पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज को लेके जाने में जो भी ये निकल के आता है, दैट इज योर व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है तो एक बात बताइए, डेल्टा वी का मतलब ये है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अरे बोलो है या नहीं है? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर डेल्टा पीई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपॉन क्यू नॉट। अरे बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, अब इनके ऊपर में तमाम सवाल बनवाए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अरे यस और नो, अरे बोलो यस और नो। आपने बोला सर जी बातें तो थोड़ी थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही हैं, लेकिन अब करना कैसे है, किस प्रकार से हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको हम लोगों को देखना अभी बाकी है, इसको हम लोगों को देखना अभी बाकी है। लेकिन अभी मैं बस आपको ये बता सकता हूं कि भैया ये पहला ही लेक्चर है, इस चैप्टर का ही पहला लेक्चर है, तो इसमें हो सकता है कि ये लास्ट में ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो कुछ चीजें होती हैं जो पहली बार में कम समझ में आती हैं, लेकिन जब उसके हम लोग न्यूमेरिकल करने लगते हैं तो अब ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत हलवा है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो हम लोग ऐसे कर लेते थे, चुटकी बजाते ही कर लेते थे, इसमें तो कोई परेशानी होती ही नहीं थी। अरे बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोला सही बात है। सो उसी चीजों से रिलेटेड, उन्हीं चीजों को रिलेट करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर यदि हम लोग मान लें कि भैया इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, वो सारे तमाम तरह के फॉर्मूले यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे आप लोगों को, जिन्हें हम लोगों को अभी देखना बाकी है। ठीक है, सो आज की समय सीमा तो बेटा आज की समाप्त हो रही है, लेकिन हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने देखा हुआ है। हम लोगों ने आज के चैप्टर को स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैंने यहां पर शुरुआत किया एक प्लस क्यू चार्ज को रखने से, उसके बाद में मैंने बोला कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यदि मैं कहीं रखता हूं तो बेटा ये यहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया। मैंने बोला यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को थोड़ा थोड़ा सा यदि मैं चलाने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और यदि मैं इस पे इतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो नेट फोर्स इन द सिस्टम विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा मतलब क्यू नॉट को हम लोगों ने बहुत ही स्लोली क्या करवाया है, मूव करवाया है। यदि थोड़े थोड़े करते हुए इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रखी, तो ये सब निकाल के वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया के क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर, जब हमारा क्यू नॉट चार्ज जो है वो क्यू से आर दूरी पर है। तो ये जो भी वर्क डन किया जाएगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बन जाएगी। मतलब Q1 और Q2 चार्ज यदि R12 डिस्टेंस पर है तो इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है, और जो एक सिस्टम बना है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R12, जिसे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 की लिख सकते हैं, और अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहां पर ध्यान क्या रखना है कि आपको जो चार्जेज हैं उनको अलोंग विद द साइन पुट करना है, अलोंग विद द साइन पुट करना है, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। एक ट्राइंगल पे रख के मैं सवाल बना सकता हूं, स्क्वायर पे रख के, रेक्टेंगल पे रख पे, कहीं से भी रख के मैं सवाल बना सकता हूं। जो सवाल मैंने आपको करवा दिए, एक अच्छा सा सवाल करवा दिया, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि वर्क एनर्जी पावर को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलना ताकि परेशानी नहीं हो। इसका आंसर मेरे पास में आ गया। अब इसमें क्या, मैं अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकता हूं और अलग अलग सवाल आपको बनवा सकता हूं। फिर उसके बाद में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट की तरफ गए। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोगों ने पाइप का सहारा लिया, और इस पाइप के सहारे से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को पकड़ा, और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को पकड़ के ये हमारे पास में पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, सो ये तमाम तरह की चीजें हमारी यहाँ पर फिनिश होती हैं। सो आज के इस लेक्चर को बेटा हम लोग यहाँ पर फिनिश करेंगे। आगे और भी बहुत सारी चीजों को हम लोगों को देखना है, और उन चीजों को मतलब जैसे आगे चल के हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन सब चीज़ों को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए